2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने क्षेत्र में अभी से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जहां एक ओर यूपी की योगी सरकार अपनी तमाम उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता हरनाथ सिंह यादव जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अगर यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें, बहुत नजदीक है। ऐसे में जो आप लोगों ने वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, उसकी भी परीक्षा होनी है। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने तो यूपी में कोई काम नहीं किया। जो काम उन्होंने शुरू किया था उसी का फीता काट रहे हैं योगी जी। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को अपनी सरकार का चरित्र चेहरा देखना चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश जो है गुंडागर्दी की गिरफ्त में था, त्राय कर रहा था, सरकारी धन की लूट मची थी। उनके अधिकांश मंत्रियों के खिलाफ आज आर्थिक अपराधों के घेरे में हैं। वो स्वयं उनके खिलाफ जांच चल रही है। पूरे प्रदेश को उन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और आदरणीय योगी जी और मोदी जी की सरकार ने जनता से जो भी वायदे किए थे, वो उन वायदों पर सरकार पूरी तरीके से खरी उतरी है। और जो क्या नाम है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विपन्न, बिल्कुल जो एक एक दाने के लिए मोहताज है, उनके लिए सरकार ने इतने काम किए हैं, इतनी योजना की हैं, जिसके कारण से ये बौखलाए हुए हैं और इनको अपने आँखों के सामने अंधेरा दिखाई देता है। और पिछली बार तो इनको 40-45 सीटें मिलेगी, तो अब की बार तो 25 से 26वीं सीट इनको नहीं मिलेगी। और हम विकास के मुद्दे पर हम जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो है प्रदेश के अंदर क्या नाम है, सांप्रदायिकता का जहर घोल करके प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हम विकास का मुद्दा हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रस्तावित था, हमारी सरकार होती तो पहले बन गया होता। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है और अखिलेश यादव का मंशा विकास कार्यों को पूर्ण करने का कभी नहीं रहा, उनके परिवार का कभी नहीं रहा। सरकारी पैसे का उस विकास कार्यों में से किस प्रकार से दोहन किया जाए, इसके लिए वो रणनीति तैयार करते थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज पूरा प्रदेश में सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछाया, उनकी गुणवत्ता बहुत श्रेष्ठ किस्म की थी। उनके यहाँ तो ये था कि एक तरफ सड़क में बनती चली जाती तो दूसरी तरफ टूटती चली जाती थी। और क्या नाम है, जो पूर्वांचल में ये एक्सप्रेस वे बना है, उसकी गुणवत्ता देखिए तो वो यानी विदेशों में जो अमेरिका, इंग्लैंड के सड़कों का जो उदाहरण है, बिल्कुल उसी प्रकार का उदाहरण है। उसमें आप गाड़ी के बोनट पे जो है भरा हुआ गिलास लेकर के चले जाइए, पानी नहीं फैलेगा। इतनी बढ़िया सड़कें बनी हैं। भाजपा ने रामलला को तो आज़ाद करा लिया, लेकिन काशी और मथुरा का वक्त कब आएगा? अभी तो व्यक्तिगत तौर से मैं ये कह सकता हूँ, पार्टी ने इस बारे में अभी कोई विशेष चिंतन नहीं किया है। लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि इस देश के जो श्रद्धा के केंद्र हैं, शक्ति के हमारे जो केंद्र हैं, हमारे जो प्रेरणा के पुंज हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जो इस देश की मिट्टी के कण कण में समाये हुए हैं, ऐसे श्रद्धा के केंद्रों को और महापुरुषों को और जो भी हमारी ताकतें हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और किसी प्रकार से विदेशी ताकतों ने उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, तो उनको उस क्षति को ख़त्म करके और उनको सम्मानित करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर से मैं इस मत का हूँ कि भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, उन्हें मुसलमानों को स्वयं जो है बड़ा दिल करके और हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने एक किताब लिखी है जिस पर विवाद हो गया है। हिंदुत्व की उन्होंने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से की है। देखिए, हिंदुत्व यदि उग्रवादी होता, आतंकवादी होता, तो सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से कई बार लोकसभा के सदस्य रहे। उनके पिताश्री लोकसभा में पहुँचे, तो वो कभी लोकसभा में नहीं आते और हिंदुस्तान में उनका नाम और निशान नहीं होता। और दूसरी बात, इनका DNA आप जांच कराइए तो इनके DNA में महमूद गजनवी निकलेगा, औरंगजेब का DNA निकलेगा,
किसी भारतीय का डीएनए नहीं निकलेगा। और उसी हिसाब से ये हिंदुस्तान के सांप्रदायिक माहौल में जहर घोल करके देश को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और सलमान खुर्शीद ने इस प्रकार ये बयान दे करके हिंदुस्तान के 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को पता लग जाएगा। और दूसरी बात, कांग्रेस जन्म से ही हमेशा हिंदुत्व विरोधी रही है। उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि आई एम हिंदू बाई चांस। और उसके बाद से लेकर के आप देख लीजिए, उनके गांधी परिवार के सारे जितने भी करते हैं सब हिंदू विरोधी हमेशा रहे हैं। और कांग्रेस मूल रूप में हिंदू विरोधी है। कांग्रेस का इस देश की आत्मा से, इस देश की मान सम्मान स्वाभिमान, इस देश की पवित्र मिट्टी की सुगंध से कोई लेना देना नहीं है। और ये सोनिया गांधी के निर्देश पर, राहुल गांधी और प्रियंका के निर्देश पर ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका सबक सिखाएगी। तो क्या आपको लगता है कि सलमान खुर्शीद का विधानसभा चुनाव से पहले किताब का आना ये सोची समझी रणनीति है? बिल्कुल निश्चित तौर से सोची समझी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उनके डीएनए ही उनका गलत है। कांग्रेस का डीएनए गलत है। कांग्रेस का जनक कौन था? विदेशी था। कांग्रेस के जो इतने लंबे तक राज किया तो हमेशा हिंदुओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। हिंदुओं को जो है 2 नंबर का नागरिक बनाने की कोशिश किया। और जो जिनकी निष्ठाएं भारत के बाहर हैं, चाहे वो चाइना से जुड़ी होंगी, चाहे पाकिस्तान से जुड़ी होंगी, अन्य किसी देश से जुड़ी हों, उनको हमेशा उन्होंने महिमामंडित किया है। उसी कड़ी में सलमान खुर्शीद का भी ये बयान है। और इस चुनाव में एक अपने वर्ग विशेष के लोगों का वोट लेने के लिए इस प्रकार का इस समय उन्होंने उस किताब का विमोचन किया है। कॉमन सिविल कोड की अगर बात करें तो ये आप लोगों के एजेंडे में था। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार ये लागू कब तक हो पाएगा? ऐसा है, जिस दिन समान नागरिक आचार संहिता लागू हो जाएगी, इस देश की बहुत सी समस्याओं का अपने आप हल निकल आएगा और भारतीय जनता पार्टी सही समय आने पर इसको लागू करेगी। जिस तरीके से देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, असंतुलन साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वक्त आ चुका है? क्योंकि आपने भी संसद में आवाज उठाया था, जनसंख्या वृद्धि को लेकर नियंत्रण की बात कही थी। क्या आपको लगता है कि इस पर कानून बनाने की जरूरत है, जिस तरीके से लगातार खास वर्ग का जनसंख्या बढ़ रहा है? देखिए, एक तो पहले ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये कानून किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की हर व्यक्ति को 135 करोड़ नागरिकों को ज़रूरत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आज देश के सामने जितनी भी समस्या हैं, चाहे गरीबी है, चाहे कुपोषण है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे विकास कार्य हैं, तमाम जो है उसकी समस्या की जड़ में केवल ये जो तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या की जो विभीषिका है उसका मूल में है। आज देश के अंदर किसी भी कहीं पर भी चले, हर जगह जाम दिखाई दे रहा है। किसी भी अस्पताल के अंदर चले जाइए आप किसी, तो लगता है पूरा देश बीमार है। तो इसलिए अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को स्वयं ही घोषणा की थी कि जनसंख्या जो है पर नियंत्रण करना आवश्यक है। और एक जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में सहयोग करेंगे या जो सहयोग कर रहे हैं वो एक देशभक्ति का काम कर रहे हैं। मेरा मत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनते ही देश की 80% समस्याएं अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यह जनसंख्या नियंत्रण कानून 135 करोड़ नागरिकों की बहबूदी के लिए, उनको क्या नाम है, उनके विकास के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आएगा। आम जनता में दलितों का ऐसा कहना है कि अक्सर उनको वोट बैंक के तौर पर यूज किया गया है। मायावती ने भी उनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। पिछड़े वर्ग के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी दलितों को वोट बैंक के तौर पर देखा। आपकी पार्टी इनसे अलग कैसे? देखिए, आपको स्मरण होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब संसद की दहरी पर पहुंचे थे तब उन्होंने सबसे पहला उनका जो वाक्य था, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सत्य है कि कांग्रेस और जितनी भी विरोधी सरकारें रही हैं उन्होंने गरीब तबके को और अल्पसंख्यक तबके को हमेशा एक वोटर के रूप में देखा, नागरिक के रूप में लिया। हम जितनी भी योजना ला रहे हैं बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव के हम सबके पास पहुंच रहे हैं। चाहे वो क्या नाम है, ये फ्री आवास हो, चाहे फ्री गैस कनेक्शन हो,
चाहे फ्री स्वास्थ्य सेवाएं हों, हमने कतई विभेद नहीं किया। हम 135 करोड़ के लोगों के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ क्या नाम है, हम काम कर रहे हैं। और ये लोग तो चुनावी लोग हैं कि अब ये पिछले 4.5 साल से तो न कांग्रेस दिखाई रही थी, न प्रियंका गांधी दिखाई दे रही थी, न वो राहुल गांधी, न अखिलेश यादव, कोई नहीं दिखाई दे रहा था। हमारे कार्यकर्ता बराबर कोरोना काल में अपनी जान हथेली पे लेकर के, और हमने जा कर के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई, राहत पहुंचाई। तो हम गरीब को ईश्वर के रूप में देखते हैं, और इसलिए हमने अपना प्राणों को दांव पर लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं देश भर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनको सहायता पहुंचाई। हाँ, तो हमारी तो प्रतिबद्धता है गरीब के लिए, वो हमारे एजेंडे में सर्वोपर है। 80 करोड़ जो BPL उत्तर प्रदेश के अंदर है, BPL कार्ड धारक हैं। तो और ये हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी जो 5 लाख की स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा चलाया है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं ना। हाँ? योगी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल टूटा है, लेकिन विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है, क्यों? ऐसा विपक्ष का रक्त है, उसमें अपराध वृत्ति उनकी नस नस में समाई हुई है। उनको ये रास नहीं आ रहा है कि गुंडे और अपराधियों पर लगाम क्यों लाई जा रही है। उनको ये रास नहीं आ रहा है कि अपराधियों के गलत कामों पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और आज हिंदुस्तान के जितने भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जितने भी अपराधी हैं, किसी भी, वो मोदी जी के खिलाफ है। बाकी आम नागरिक मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, और आम नागरिक ये समझता है आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। पहले तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता था, पता ही नहीं लगता था अमेरिका वगैरह बड़े देशों के कब आया कब चला गया। आज जिस दिन प्रोग्राम तैयार होता है उसी दिन से डंका बजने लगता है। और आज मोदी जी की आपने देखा होगा जो ग्लोबल रेटिंग हुई है, मोदी जी बिल्कुल दुनिया के सबसे बड़े नेता करके उभर कर वो है। ये मोदी जी एज ए व्यक्ति नहीं, एज ए पर्सन नहीं, अरे उनकी जो चतुराई है, समझदारी है, उनकी रणनीति, परिणाम उसी का है। लेकिन 135 करोड़ नागरिकों की ताकत का दुनिया को आदरणीय मोदी जी ने एहसास कराया है, इसलिए दुनिया जो है हमको स्वीकार कर रही है, दुनिया हमको मान रही है। और बाकी का चाहे कांग्रेस का, तो फिर अब मैं कांग्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए, कांग्रेस का काम पूरा हो गया। तो लेकिन जो सत्ता लिप्सा में जो लोग थे उस समय के नेतागण, उन्होंने गांधी जी के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया। लेकिन गांधी जी के सपनों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये सलमान खुर्शीद और जितने भी ये नेता हैं, उनके गांधी जी के सपनों को ये पूरा करने जा रहे हैं। शीघ्र ही इनके क्या नाम, हरिद्वार में गंगा जी में ले जाकर के ये फूलों से जाकर और कांग्रेस को अंतिम संस्कार कर देंगे। आपकी पार्टी के ही सांसद हैं वरुण गांधी, वो लगातार चुनावी समय में अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान इससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा या फिर सरकार में कमी है? देखिए, वरुण गांधी जी को तो भारतीय जनता पार्टी का एहसान मानना चाहिए। जब वो सड़क पर खड़े हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सहारा दिया, उनकी माताश्री को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, मंत्री बनाया, उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया। और अभी तक तो उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी की खामियां कभी बताई नहीं। अब चुनाव का समय आया, अब वो उनका क्या योजना है, क्या प्लान है, ये तो वो बताएंगे खुद ही। लेकिन ये उनका जो कदम है वो न किसानों के हित में है, न आम जनता के हित में है। और भारतीय जनता पार्टी को मान लो वो उन्होंने कोई दूसरा मार्ग अपनाने का तय कर लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, भारतीय जनता की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। हमारे ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा चुनाव आते आते जिस तरीके से अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर, जो पहले आपके कभी सहयोगी रहे हैं, जिन्ना की हिमायत जैसे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप उन क्षणों का भी इंतज़ार करिए जब अखिलेश यादव और उनके सहयोगी जी
भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का विध्वंस करने वाले महमूद गजनवी और औरंगजेब के कृत्य को भी सही ठहराएंगे और ये कहेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि को उन्होंने तोड़ दिया, समाप्त कर दिया, विध्वंस कर दिया। ये काम गजनवी और महमूद गजनवी और औरंगजेब ने ठीक काम किया है। ये सुनने के लिए आप तैयार रहिए। उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। उनके लिए देश, समाज, इस देश के जो प्रेरणा के पुण्य हैं, प्रेरणा की शक्तियां हैं, वो कोई माने रखती है। इस देश की पवित्र मिट्टी की जो सुगंध है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सत्ता की लिप्सा उनके लिए सबसे सर्वोपरि है और यह स्वप्न उनका कभी भी पूरा नहीं होगा। ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। पिछली बार 50 सीटें मिल गई थी, अब की बार 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो किसानों के मुद्दे को लेकर, खासतौर पर लखीमपुर में जो हुआ उसको लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर रही। इसके अलावा अब कासगंज में एक हिरासत में मौत का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर भी योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, प्रियंका गांधी को अपने कांग्रेस पार्टी के 60 साल का इतिहास पढ़ना चाहिए। 20 लाख किसानों ने उनके शासनकाल में आत्महत्याएं की और आज कांग्रेस की जो वो किसानों की जो हालत है, इतनी दुर्गति है, दयनीय स्थिति है, उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए, गांव के लिए इतना काम किया है 6-7 वर्ष के अंदर, जो उन्होंने 60 साल के अंदर काम नहीं किया। ये जो 3 बिल आए हैं, ये इसका पूरे प्रदेश में तो कहीं असर है नहीं। केवल 10% लोग, मुश्किल से 10% लोगों के, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े लोग हैं, उनके हितों को ठेस पहुंच रही है। जो बिचौलिए हैं उनके हितों को ठेस पहुंच रही है। बाकी 90% किसान तो क्या नाम है, मोदी जी के साथ है। 90% किसान जो है इन बिलों को ठीक मान रहा है और ये 3 किसान बिल लागू होने के बाद किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी, किसान का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाएगा और किसान का चेहरा और चरित्र बदलेगा तो गांव का चेहरा बदलेगा और गांव का जब चेहरा बदलेगा तो पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा। और वो प्रियंका गांधी तो ये भी नहीं बता सकती कि DAP और यूरिया के दानों में फ़र्क क्या होता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, चुनौती देते कहता हूँ कि गेहूं और जौ की बाल उनके सामने रख दीजिए। प्रियंका गांधी और उनके भ्राताश्री और उनकी माताश्री ये नहीं बता सकती कि इसमें कौन सी गेहूं की बाल है, कौन सी जौ की बाल है। वो तो ये नहीं बताएंगे शकरकंदी पेड़ पर पैदा होती है या ज़मीन के अंदर पैदा होती है। और वो किसान की बात करते हैं। किसान जो तबाह है वो तो कांग्रेस के कारण से है, उनके गांधी नेहरू परिवार के कारण से है। अच्छा, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अपराध कोई करेगा, अपराध कोई करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं। इतिहास में पूरे देश के अंदर किसी प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं हुआ जो आदरणीय योगी जी ने जो करके दिखा दिया है। आज जो है अपराधी बिलों के अंदर घुसे हुए, जनता चैन से सो रही है, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अपने चैन से सड़कों पर घूम रही हैं, अपने खेतों में काम कर रही हैं। हाँ, यदि कोई अपराधी किसी प्रकार की घटना करता है तो उसको कठोरतम दंड भी मिलता है। आप गांव में जाइए, गांव के लोगों से, भले ही बहुत से लोग ऐसे हों, भले ही हमको वोट न करें, लेकिन वो कहेंगे साहब गांव के अंदर गुंडागिर्दी ख़त्म है। जो चौराहों पर, शहर कस्बों के अंदर जो रंगबाजी होती थी, नए नए लड़के रंगबाजी करते थे, किसी चौराहे पर आपको कोई रंगबाजी करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये योगी जी की जो कठोरता उन्होंने दिखाई है अपराध जगत के खिलाफ, उसका परिणाम है। जिस तरीके से किसान लंबे समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत लगातार जो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसका नकारात्मक असर आप लोगों पर पड़ेगा चुनाव में? पहले तो मैं ये किसान आंदोलन मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आम किसान नहीं है। मैंने कहा कि कुछ तो दलाल हैं और कुछ बड़े बड़े ज़मींदार हैं, विदेशी फंडिंग इनको हो रही है। महीनों यहाँ पर आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास जो डेरा लगे हुए थे, उनमें सवेरे ही बिल्कुल बढ़िया खाना मिल रहा है और क्या नाम है, हलवा बट रहा है, तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। और किसान तो अपने खेत को एक दिन भी नहीं छोड़ सकता है। केवल
जो जिनको पैसा मिल रहा है वो अपने मस्ती काट रहे हैं, और राकेश टिकैत के आज नहीं तो कल उनके आर्थिक स्रोतों की और जो अवैध कमाई की है इसकी जांच अवश्य होगी। हाँ, और इसका दंड उनको ज़रूर मिलेगा। वो देश के किसानों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। वो देश के किसानों के छोटे किसानों, मझोले किसानों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो दलालों के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो आंदोलन है चोरों के लिए है, डकैतों के लिए है, बदमाशों के लिए, उनके लिए जो छोटे किसानों के और मध्यम वर्गीय किसानों के खिलाफ है, उनके लिए उनका किसान। और भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है, किसानों के बीच में इतना काम हमने किया है, इतनी उनको लाभान्वित किया है। अब ये किसान सम्मान निधि योजना जो है ये अकल्पित है। बहुत से लोग कहते हैं कि 6,000 रुपये से क्या हुआ। 6,000 रुपये से उनके लिए 6,000 रुपये 6 आने के बराबर होंगे, लेकिन गरीब किसान के लिए वो 6 करोड़ के बराबर है। आज अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं ये कह दूँ कल सवेरे 5 बोरी यूरिया के मैं फ्री दूँगा, DAP के फ्री दूँगा, तो तमाम किसान जो है रात्रि को यहाँ पर डेरा लाए, उनके लिए महत्व है। और तमाम हमने इस प्रकार की योजनाएं चलाई हैं किसानों के लिए। तो किसान हमारे साथ है और पूरे देश भर का किसान हमारे साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जो आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राशिद अल्वी, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम राज्य में जय श्री राम के नारे लगाने वाले मुनि नहीं थे, बल्कि रामायण काल के कालनेमी राक्षस थे। उनके अंदर मैंने कहा कि राशिद अल्वी के अंदर भी महमूद गजनवी की, बाबर की और औरंगजेब की आत्मा बैठी हुई है, वही बोल रही है। और राशिद अल्वी साहब ये हिंदुस्तान में ये भाषा बोल रहे हो, और जैसा कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को उग्रवादी कहा, जिहादी कहा, जिस दिन हिंदुत्व उग्रवादी हो जाएगा उस समय वो हिंदुस्तान की पवित्र मिट्टी के अंदर यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। ये राशिद अल्वी का बयान घटिया किस्म का है और एक राजनीतिक नेता को इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और सलमान खुर्शीद को, राशिद अल्वी साहब को, क्या नाम, अखिलेश यादव जी को, इनको सबको जो है इन्होंने देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इनको सबको जो है देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर यूपी की सियासत की बात करें तो आजकल बात चल रही है कि अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा चले जाएंगे, गठबंधन हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि चाचा भतीजे के एक साथ आने से बीजेपी की राहें मुश्किल हो सकती हैं? देखिए, जब रस्सी टूट जाए आप गांठ भले ही लगा लीजिएगा, लेकिन वो सामान्य स्थिति में कभी नहीं आएगी। और पिछला चुनाव भी तो एक होकर के लड़े थे, तब तो चाचा भतीजे सब एक ही थे। तो इस चुनाव में मान लो मैं थोड़ी देर के लिए आप ही की बात माने ले रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भाजपा की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस मूल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक एक इनके कृत्य सब स्मरण है। सरकारी धन की लुटाई इन्होंने कैसे किया, क्या नाम है, किस तरीके से पूरा प्रदेश अपराधियों की गिरफ्त में आ गया था। हाँ, भले आदमी को सड़कों पर चलना मुश्किल था, रात्रि को लोगों को नींद नहीं आती थी, वो सब उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र बहुत पैनी नज़र है, वो पैनी नज़र से देख रही है। इसलिए वो चाचा भतीजे एक हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पिछला चुनाव तो ये सब मिल कर के लड़े थे, हाँ, तब क्या हो गया था, मायावती जी भी साथ में थे जिसमें चुनाव लड़े थे। इसलिए अच्छा, और फिर अंतिम बात मैं आपको ये कह दूं, एक शेर एक तरफ खड़ा है और 100 चूहे दूसरी तरफ खड़े हैं, तो चूहे जीत जाएंगे? कभी नहीं जीतेंगे। शेर तो शेर है, भारतीय जनता पार्टी शेर है। भारतीय जनता पार्टी की आंधी में, भारतीय जनता पार्टी के जन सैलाव में ये सब जो है बह जाएंगे, कोई नहीं दिखाई देगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।